दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं, उत्तर प्रदेश की जलवायु तथा मृदा का वर्गीकरण। ये वीडियो सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के भूगोल खंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संरचना तथा विशेषताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में जो है 60 आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको 200 शब्दों में और 125 शब्दों में देना होता है। आज ये जो क्वेश्चंस हैं, हम 3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषता, उत्तर प्रदेश की जलवायु और उत्तर प्रदेश की मृदाओं के वर्गीकरण से संबंधित जो टॉपिक हमने तैयार किया है वो 200 शब्द और 125 शब्दों के अनुरूप ही तैयार किए गए हैं, ताकि आपको मुख्य परीक्षा में इन प्रश्नों को लिखने में कोई समस्या न आए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं में कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है और ये जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है और ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। तो आपने इंट्रो लिख लिया कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र का 7.33% है। अब इसके प्राकृतिक सीमाओं के बारे में आप वर्णन करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाओं को देखा जाए तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में क्रमशः यमुना नदी एवं विंध्य श्रेणियां तथा पूर्व में गंडक नदी है। तो आपने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार या इसके चारों तरफ क्या है प्राकृतिक रूप से, इसके बारे में वर्णन कर दिया। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से प्रदेश हैं? पहला है भावर और तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा जो प्राकृतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का किया गया है वो है दक्षिण का पठारी भाग। तो उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, भावर और तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब इन तीनों प्राकृतिक क्षेत्रों का आप थोड़ा सा 2-4 सेंटेंस में विस्तार कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। भावर और तराई क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसका विस्तार जो है, जो भावर क्षेत्र है, इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर जिले तक पाया जाता है। भावर क्षेत्र में जलोढ़ शंकु जैसी नदी निर्मित आकृतियां पाई जाती हैं, जबकि तराई क्षेत्र में दलदली मैदान पाए जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं गंगा यमुना का मैदान। तो गंगा यमुना का मैदान ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर और तराई क्षेत्र के मध्य में फैला हुआ है। गंगा यमुना का जो मैदान है वो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसके और उत्तर के भावर और तराई क्षेत्र के मध्य फैला हुआ है और ये भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती द्वारा लाई गई कीचड़, मिट्टी और बालू से बना हुआ है। और इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि ये बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या या सबसे सघन जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है।
अब जानते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में। तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वो मध्य के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। ये पहाड़ी पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है। तो उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है, लेकिन इसका जो प्राकृतिक विभाजन हमने 3 क्षेत्रों में किया है, उसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण का पठारी पहाड़ी क्षेत्र, ये वास्तव में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है। इसके अंतर्गत बघेलखंड और बुंदेलखंड के क्षेत्र आते हैं और ये पठार जो है वो प्राचीन चट्टानों एवं नीस से बना है। इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र यहाँ पर भी कुछ बागानी कृषि आदि की जाती है। तो आपने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में जान लिया। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसे कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछ देता है, ये पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में टिप्पणी करिए, या उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में या उसकी विशेषताओं के संबंध में व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और ये सामान्य रूप से उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है, आप जानते हैं, और ये सामान्य रूप से उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है, जहाँ जलवायु संबंधी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर जलवायु का कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है और यहाँ जलवायु संबंधी कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु जो है उत्तर प्रदेश में मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक होता है। यानी उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है उसका समय काल मार्च के मध्य से लेकर, यानी मार्च के मध्य या अप्रैल से लेकर जून तक होता है। और इस समय जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर सीधे चमकता है और इस ऋतु में अधिकतम तापमान यहाँ पर 40 डिग्री से लेकर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस ऋतु में पश्चिमी हवाएं जो हैं वो मई जून में अत्यंत तीव्र गति से चलने लगती हैं और इन हवाओं को लू कहा जाता है। लू सभी लोग जानते हैं, मई जून के महीने में लू चलती है और ये उत्तर भारत के क्षेत्रों में मई जून के महीने में चलने वाली जो पश्चिमी हवाएं हैं उसका स्थानीय नाम लू है। तो आप ग्रीष्म ऋतु की व्याख्या करने में लिखेंगे कि इस ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु है यहाँ पर पश्चिमी हवाएं मई जून में अत्यंत तीव्र गति से चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है, और इस ऋतु में वर्षा होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। दूसरा ऋतु है वर्षा ऋतु। तो प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर तक माना जाता है। वर्षा ऋतु जो होता है उसका समय जून के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक होता है और प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो उत्तर प्रदेश में अधिकांश वर्षा का कारक होता है। प्रदेश के विभिन्न भागों में दोस्तों वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। प्रदेश में सभी भागों में वर्षा की मात्रा एक समान नहीं है, बल्कि सभी भागों में यहाँ पर अंतर पाई जाता है। यहाँ पर गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गोरखपुर में सर्वाधिक होती है। वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सबसे कम वार्षिक वर्षा 54.4 सेंटीमीटर पाई जाती है। तो वर्षा ऋतु के बारे में आपने जान लिया कि प्रदेश में जून माह के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक वर्षा ऋतु पाई जाती है। वर्षा ऋतु में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और वर्षा का जो पैटर्न है प्रदेश में वो भी अंतर इसमें पाया जाता है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा पाई होती है, वहीं मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। प्रदेश में जो शीत ऋतु है उसका समय काल दोस्तों अक्टूबर से फरवरी तक होता है। अक्टूबर में हल्की ठंडी पड़नी शुरू होती है
और जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में ये अपने चरम पर होता है। तो प्रदेश में शीत ऋतु का समय यानी अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु होता है और जनवरी प्रदेश का सबसे ठंडा महीना होता है। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में काफ़ी अंतर होता है। शीत ऋतु में तापमान जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। दक्षिणी भाग से लेकर उत्तरी भाग की ओर जो तापमान का पैटर्न है उसमें ये होता है कि दक्षिण भारत में तापमान और उससे कम उत्तर भारत में तराई क्षेत्रों में होता है। शीत ऋतु में कोहरे का भी प्रकोप होता है और यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कई दिनों तक सूर्य नहीं दिखाई देता है, जिससे गलन और बढ़ जाती है। तो उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में भी आपने जान लिया और इसको आप बहुत आसानी से 200 शब्द या 125 शब्द में लिख सकते हैं। अब एक तीसरा प्रश्न आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण या उत्तर प्रदेश को कितने मृदा क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर लिखने के लिए आप सबसे पहले बताएंगे मृदा क्या है। मृदा का वर्गीकरण बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा मृदा क्या है। तो दोस्तों, मृदा वो प्राकृतिक पदार्थ है जो विच्छेदित और अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से बना होता है और ये पृथ्वी के एक पतले आवरण के रूप में ढका हुआ होता है। तो महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण लिखते समय सबसे पहले आप मृदा के बारे में बताएंगे कि मृदा क्या होता है। तो आप लिखेंगे, मृदा वह प्राकृतिक पदार्थ है जो विच्छेदित और अपक्षयित खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के टूटने और विगलन से परिवर्तनशील मिश्रण एक होता है, उससे बनता है, उसको मृदा कहते हैं और ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढका हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की मृदा को दोस्तों सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं, दूसरा है मध्य के मैदान की मृदाएं और तीसरा दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं। जब आपने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा था तब भी वहाँ पर जो 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था उत्तर प्रदेश को, वो था भाबर एवं तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी भाग या गंगा यमुना का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। तो मृदा के वर्गीकरण के लिए भी आप याद रखिएगा कि मृदा का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 वर्गों में यहाँ पर किया जाता है। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं और दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं। व्याख्या कर दीजिए आप इनका। प्रदेश का उत्तरी अर्थात भावर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप यानी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से निर्मित हुआ है और ये यहाँ पर इस कारण से मिट्टी में कंकड़ पत्थर और मोटे बालू की प्रधानता है। तो प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो या भावर क्षेत्र का जो हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए भारी निक्षेप से बना है। यहाँ पर मिट्टी, कंकड़ पत्थर और मोटे बालुओं से निर्मित है। यहाँ पर कृषि कार्य बहुत ही कम या असंभव है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ और वन पाए जाते हैं। जबकि महीन कणों से निर्मित जो तराई क्षेत्र की मृदा है वो समतल, दलदली, नम और उपजाऊ है। इस मृदा में गन्ने और धान की पैदावार अच्छी होती है। तो आप मृदाओं के वर्गीकरण में जो पहला आपने लिखा है कि भावर और तराई क्षेत्र की मृदा, तो भावर क्षेत्र हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए भारी निक्षेप से बना है और मिट्टी यहाँ पर कंकड़ पत्थर और मोटे बालुओं से निर्मित है, जिससे खेती का कार्य यहाँ पर प्रायः नहीं होता है, झाड़ियों की प्रधानता है। लेकिन जो दूसरा तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र महीन कणों से निर्मित है और यहाँ की मृदा समतल है, दलदली है, नम और उपजाऊ है, जिसके कारण तराई क्षेत्र में गन्ने और धान की पैदावार अधिक होती है। दूसरा मध्य का मैदानी भाग की मृदा, तो मध्य का जो मैदानी भाग है वो गंगा यमुना द्वारा लाए गए निक्षेप से बना है। मध्य का मैदानी भाग गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बना है। ये भाग बहुत ही उपजाऊ है और इस मैदान में जो पाई जाने वाली मृदा है उसे जलोढ़ या कद्दारी मृदा कहते हैं। इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा 2 प्रकार की है। एक खादर मृदा, इसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ से निर्मित होती है। खादर का मतलब
खादर या खाद युक्त, आप ऐसे याद करने के लिए रखिए, खादर या नवीन जलोढ़ जो प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ से परिवर्तित होती है। और इस मिट्टी को बलुआ, दोमट और मटियार मृदा भी कहते हैं। ये मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। खादर या नवीन जलोढ़ मृदा प्रतिवर्ष इसका जो नदियों द्वारा बाढ़ आती है तो उससे इस मृदा के पैटर्न में परिवर्तन होता है और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। दूसरा बागर मृदा है। बागर मृदा वो है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। इसे मटियार या बलुई दोमट या दोमट या मटियार दोमट के नाम से जाना जाता है। और ये मृदा जो है लगातार कृषि कार्य किए जाने से इसकी उर्वरा शक्ति में कमी आई है या उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। इसके अलावा जो दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र है दोस्तों, तो दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा के क्षेत्र में मुख्य रूप से जो जिले आते हैं वो झांसी, जालौन, हमीरपुर आदि का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। लाल मृदा, परवा मृदा, माड़ और रोकड़ मृदा। ये मृदा ऐसे तो बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कम मात्रा में खेती तो की ही जाती है। तो आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में जो मृदा है उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं, उत्तर प्रदेश की जलवायु तथा उत्तर प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण। ये प्रश्न यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और पैटर्न अभी जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश पीसीएस का मुख्य परीक्षा का पैटर्न चेंज हो गया है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इनका पॉइंट वाइज आप नोट्स भी बना लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट आपको तैयार करने हैं, ताकि आपको मेंस में या मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में आसानी हो। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।